Hello everyone, my name is Vikram Singh. Like I'll be telling about myself little bit more, like from where I have done my graduation and from like what time I'm teaching in motion and all that. So it's like I've done my graduation from IIT Madras. I got into in 2012 and got graduated in 2016. From 16 onward, I'm teaching physics in motion only. So my graduation was in physics department only. Okay. So we'll discuss this 12th April 2023 shift 1 paper. Okay, so let's begin this. We'll be talking about like in questions we'll be talking about this is formula based question or this is like what kind of question this is. Like we'll be explaining everything about the question. Okay, okay. So let's begin about our next question. सो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं. इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेटा अपन को गिवन है. इसमें ये क्वेश्चन बेस्ड है सिर्फ एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले के ऊपर. अगर आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर कर सकते हैं. इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. ये शिफ्ट भी बहुत ईजी थी, तो उस बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं इसमें गिवन डेटा क्या क्या है. देखो इसमें सबसे पहले ये दे रखा है कि मास ऑफ द प्लैनेट, किसी भी कोई एक प्लैनेट है उसका मास आपको दे रखा है 16 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ के मास से 16 टाइम्स उसका मास दे रखा है. ठीक है, दूसरी चीज जो दे रखी है वो दे रखी है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो एज आई सेड कि भाई आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो किया तो आप पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है v escape इक्वल्स टू √2gm अपॉन r. फिर पूछा है आपको कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का रेशियो आपको बताना है. ठीक है, तो देखते हैं अपन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट. सबसे पहले अगर मैं लिखूं √2gm ऑफ प्लैनेट अपॉन r रेडियस ऑफ द प्लैनेट, फिर बाद में लिखूंगा कि अर्थ का जो भी एस्केप वेलोसिटी है वो लिखूंगा, वो होगा √2gm e अपॉन re. तो देखो बेटा, इसको अगर एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ नीचे लिखूंगा तो उल्टा करके वापस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो re अपॉन √2gm. तो यहाँ से ये 2g कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर मेरे पास क्या बचा हुआ ये है मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ रूट के अंडर में, और फिर रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लैनेट. अब मेरे पास गिवन डेटा यहाँ से जो भी गिवन है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, मास ऑफ द प्लैनेट मेरे पास क्या दे रखा है 16 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ. तो देखो 16 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ लिख दिया मैंने. यहाँ पर क्या लिखा, मास ऑफ द प्लैनेट को मैंने लिख दिया 16 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, फिर यहाँ पर रेडियस ऑफ द प्लैनेट मुझे क्या दे रखी है 4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ. ये डेटा फिर से मैंने लिख दिया. यहाँ पे लिखने पे मुझे देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे बचा 16/4 मेरे पास आ गया 2:1. यहाँ पे 2 आएगा तो इधर की साइड नीचे 1 रहेगा, तो ये आ गया मेरे पास 2:1. तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर जो आया वो आएगा 2:1, जो कि मेरे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है 2:1. ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आपको समझ में आया होगा. ठीक है, देखिए एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल हैव, इसमें आपको एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे. अब इस क्वेश्चन की बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ अगर आपने एक ऑप्शन सॉल्व कर लिया पहला कि आपको एफिशिएंसी पता चल गई, तो एलिमिनेट करके आप यहाँ पर करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. देखो अपन को द इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. ठीक है, तो अपन को सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए बताया है. अपन को ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. अपन ने सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि मेरे पास क्या आया 273 से ऐड कर देना है. ये आ गया 373 केल्विन और 273 केल्विन. अब भाई अपन को ये पता है कि एफिशिएंसी मेरे पास है क्या 1 - T2/T1. ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा 1 - ये T2 की वैल्यू जो मेरे पास क्या मिली 273 केल्विन, और यहाँ पे क्या मिली 373 केल्विन. जो वैल्यू अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ से मेरा नीटा की वैल्यू आती है 100/373. अब नीटा की वैल्यू क्या आ गई 0.268. अब मुझे निकालना क्या है नीटा परसेंटेज, मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज. एफिशिएंसी परसेंटेज क्या हो गया, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया 26.8%, जो कि मेरी 27% से कम है. तो देखो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे अपन को क्या क्या दे रखा है, एफिशिएंसी इज मोर देन 27%, गलत. ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर देखो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 27%, गलत.
तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, ए और सी गलत हो गया, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। सिर्फ इतने से दम पे आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन मेरा 2 हो जाएगा। डी में क्या बोल रखा है, एफिशिएंसी इज लेस देन 27%। समझ में आया आपको? सो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। तो चलो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी आए हैं इस शिफ्ट में ज़्यादातर आपको फॉर्मूला बेस्ड थे, और अगर आप मोशन के जो भी नोट्स हम लोग कराते हैं क्लास के अंदर, वो नोट्स अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कंसेप्ट क्लास के अंदर नहीं कराया हो, क्लास के अंदर सारा की सारा कंसेप्ट किया गया है। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मोशन के नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले अपन अपने पास गिवन डेटा क्या है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 160 ओम। मेल्टेड एंड ड्रॉन इन वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इसको 1/4 लेंथ में इसको नया वायर बनाया है। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्लास के अंदर भी कराया गया है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि आपका यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। देखो अपन क्या कहते हैं, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एक बड़ा वायर था उसको छोटे वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पर सीधे सीधे वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही रहना है। तो देखो कांस्टेंट रखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, हाइट जो भी लिखूंगा मैं यहाँ पर ए इंटू एल। ये कौन से वाले का है, पहले वाले का वॉल्यूम। और फाइनल जो दूसरा वाला मेरे पास आया जिसको मेल्ट करके मैंने छोटा बनाया, उसका वॉल्यूम मेरे पास ये आ गया। यहाँ से मैं ए डैश की वैल्यू निकालूँ तो क्या लिखूंगा, ए एल अपॉन एल डैश, यहाँ से ये लिख दिया मैंने। अब एल डैश की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है कि नई वाली लेंथ क्या है, L/4। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, नई वाली लेंथ को, मतलब सीधे सीधे आपको दे रखा है कि एल डैश इक्वल्स टू L/4। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो L to L कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए डैश की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4A। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे मिल गई, तो एल डैश मुझे दे रखा है L/4। अब अपन को पता R इक्वल्स टू रो L/A होता है कि नहीं होता। तो देखो भाई बेटा, सीधे सीधे बोल रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। आपको अगर फॉर्मूले ढंग से समझें, आपने नोट्स ढंग से पढ़ें, मोशन की डीपीपी और मॉड्यूल ढंग से लगाएं, आप पे एको एक क्वेश्चन बन जाना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रो L अपॉन A। अब ये किसका है, पूरा जो नया बना है L डैश अपॉन A डैश लिख दूंगा। अब देखो रो से रो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, R डैश की वैल्यू अगर निकालूं तो R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास बच गया R डैश इक्वल्स टू R L डैश अपॉन A डैश इंटू A अपॉन L। अब सारी की सारी वैल्यू अपन को गिवन है। तो देखो यहाँ पर L डैश की वैल्यू L/4 सीधी सीधी मिल गई मुझे, A डैश की वैल्यू मेरे पास कहाँ पे आ गई, A डैश इक्वल्स टू 4 है। ये सारी की सारी वैल्यू डालने पे R डैश की मेरे पास आ गई 10 ओम। 10 ओम जो कि मेरा ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, मेंस है, इसमें इजी क्वेश्चन आए हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड है और सारे के सारे आपको क्लास के अंदर कराए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 फोर्सेस F1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 10 न्यूटन। ठीक है, F2 की वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन, F3 की वैल्यू दे रखी है आपको 6 न्यूटन। ठीक है, आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। ठीक है, 5 kg का एक ब्लॉक मान लो या 5 kg का कोई मास का एक डब्बा है, उस पे ये तीनों एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द फोर्सेज F2 F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये दो फोर्सेज है जो परपेंडिकुलरली अप्लाई किए गए हैं, सो दैट द पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट। मानी बात बिल्कुल सही। इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड, ठीक है, F1 को अगर मैंने रिमूव कर दिया, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो सीधी सीधी भाषा में हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एंडिंग में आपको क्या लगाना है, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से आपको बता दूंगा। यहाँ पर सीधे सीधे मैंने क्या बोला कि F1 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू तीनों दे रखी है। तो A इक्वल्स टू क्या होता है, सीधे सीधे कहा है कि अगर F1 को हटा दिया तो क्या होगा। मैंने F1 को लिया नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे देखो F2 और F3 दोनों है। F2 और F3 यहाँ पर लिखूँ तो ये क्या लिख दूंगा मैं, इसको अगर इस तरह से लिखूँ तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 36, और जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा 100, रूट 100 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 10। यहाँ से मेरे पास 10 आ गया। अब ये 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू।
ये तो एक तरीका है जिस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप ये जो भी गिवन है इसको इस तरह मेंशन कर दो, यहाँ पे कोई ब्लॉक है उस पर सारे फोर्सेस लगाए हुए हैं, तो मैंने सीधे सीधे कहा है कि F1 स्क्वायर की वैल्यू F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर के बराबर होती है। अब मैंने क्या किया, F1 रिमूव कर दिया, तो यहाँ इस साइड से वो फोर्स है ही नहीं है, तो नेट जो आएगा मेरा वो इस साइड आएगा, इस साइड आया तो F नेट की वैल्यू मुझे वही 10 मिल गई। फिर मैं सीधे सीधे क्या लगाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, F नेट इक्वल्स टू ma, इस फॉर्मूले से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो F नेट बाई m, F नेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन 4 जिसका आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो डेटा अपन पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सीधा एक ही तरीका होता है, आपको सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको समझना है, अगर आपको सीधे सीधे लग गया कि पहले स्टेटमेंट को मेरा दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि मेरा स्टेटमेंट 1 भी सही है और दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है उसके केस में, ये वाला जो कि 2 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ देन दैट ऑफ माइक्रोवेव एम्प्लॉयड इन रडार टेक्नोलॉजी। भाई इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये नहीं होता है, लॉन्गर वेवलेंथ नहीं होती है इसकी, तो सीधे सीधे आपको ये पता चल गया कि मेरा ए स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ए स्टेटमेंट फॉल्स है तो सबसे पहले देख लो ए इज ट्रू, ये तो है नहीं, ठीक है। दूसरा देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही, ये भी गलत मेरा, ठीक है। तीसरा क्या है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों नहीं, तो आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन ये बच जाता है, तो एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या दिया, इन्फ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट मेरा एकदम सही है। क्या आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले अपन डेटा पढ़ते हैं। जैसे मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मूले याद है। इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से कंसेप्ट है तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, इफ द RMS स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 490 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे दे रखा है। द RMS स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर विल बी, जो कि मेरे पास 39.9 ये दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरीन दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ द आर्गन आपको दे रखा है। ये तो मेरे पास क्या है, गिवन डेटा है। तो देखो इसमें मेरे को क्या गिवन डेटा है वो देख लो, मोलर मास ऑफ द क्लोरीन ये दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ द आर्गन ये भी दिया हुआ है। अब आप सीधे आपको अगर RMS का फॉर्मूला याद है, BRMS का √3RT/m, तो सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि मोलर मास सब दे रखा है, तो आपको रिलेशन किस किस के बीच में आना चाहिए, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे BRMS मेरा रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ BRMS ऑफ क्लोरीन, BRMS ऑफ आर्गन। इसमें क्या लिख दूंगा, अब ये क्लोरीन लिखूंगा तो ये इन्वर्स है, तो यहाँ पे ऊपर आर्गन आ जाएगा, रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन अपॉन मास ऑफ क्लोरीन। अब गिवन डेटा से मुझे वैल्यू डालनी है, कुछ भी नहीं है। RMS वैल्यू 490 जो कि आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से लिख दिया मैंने 39.9 क्या लिखा, मास ऑफ द आर्गन। यहाँ से क्या लिख दिया, मास ऑफ द क्लोरीन क्या हो गया 70.1। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये 490 इंटू ये वैल्यू क्या दे देगी मुझे 1.33। अगर 1.33 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मुझे, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। अब देखिए ऑप्शन वन में मुझे एकदम क्लियर कट दे रखा है कि BRMS ऑफ आर्गन मुझे कितना मिल गया 651.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन सबसे पहले और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो भी गिवन डेटा है वो मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। 2 सैटेलाइट्स A एंड B मूव्स अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, मतलब उसका ऑर्बिट सेम दे रखा है, ठीक है, बात मानी। द मास ऑफ A इज ट्वाइस द मास ऑफ B, ये भी बात मानी, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर द 2 सैटेलाइट इज, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि क्या अपने पास
ये तीनों में से कौन सी क्वांटिटी जो सेम है दोनों के लिए। देखो भाई, स्पीड जो होती है, स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, √2gme/r। अब एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर रेडियस हो गया मेरे पास, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सैटेलाइट और सो स्पीड इज सेम। देखो कैसे, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कोई भी मास ऑफ द सैटेलाइट को हम यूज कर रहे हैं क्या, तो ये सीधी सीधी भाषा में मेरा ये मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। बाकी तीन भी देख लेते हैं कि भाई बाकी तीन किस तरह से हैं। तो देखो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो मैं लिखूंगा GMEm/2r, देख लो ये m पे डिपेंडेंट है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी की लिखूंगा GME/r, ये क्या डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। तीसरे वाले में देखूँ टोटल एनर्जी, ये भी मास डिपेंडेंट है। तो सीधे सीधे मैं समझ सकूँ तो मुझे जो पूछा है वो क्या पूछा है, मुझे सीधे सीधे पूछा है कि 2 सैटेलाइट, इनमें दोनों में क्या क्वांटिटी विच इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, वो क्या है मेरा स्पीड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, 2 ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जो पहले स्टेटमेंट्स दोनों को पढ़ते हैं फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सोर्स इन ए सीरीज RLC सर्किट, ठीक है LCR सर्किट, इंक्रीजेस द करंट इन द सर्किट फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। तुमको क्लास में बताया हुआ है इसका ग्राफ कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन ए सीरीज RLC LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एट रेजोनेंस इज 1। देखो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट इज 1, बिल्कुल होता है। रेजोनेंस पे पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई। अब RLC सर्किट का अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा r के बराबर, और अपन को पता है कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा मेरा पावर फैक्टर हो गया। अब पावर फैक्टर ही R/Z होता है, तो दोनों ही अगर बराबर है तो मेरे पावर फैक्टर की वैल्यू रेजोनेंस पे 1 आएगी कि नहीं आएगी, आपको समझ में आया। तो फाइनल ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 2, इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले गिवन डेटा या फिर जो भी मेरे पास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जेई का यही रूल है, स्पेशली मेंस का, मेंस एडवांस सब का, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, उसमें क्या क्या गिवन डेटा है, उसको कितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, कौन सा कंसेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़ें देखना आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर देखें 30 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो देखो ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है, x की वैल्यू, यहाँ से देखो अगर तो x की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड का आधा, a/2। चलो देखते हैं। देखो आपको पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। ठीक है, तो देखो आपको गिवन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मेरे को क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज a/2, बिल्कुल बात मानी, जो कि गिवन डेटा है मेरे पास। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यही तो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, x ही तो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों ना मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ सीधे सीधे, यहाँ पर मैंने लिखा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x को अगर a/2 डालूँ तो ये a²/4 होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया। चलो अब देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास, इसको सॉल्व किया तो 4a² माइनस a² 3a²/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये 3a²/4 मेरे पास आया, तो ये वैल्यू तो सेम एज इट इज। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास इक्वेशन बन रख लिया मैंने, ठीक, क्योंकि मुझे रेशो चाहिए। रेशो में मुझे इसको भी यूज करूँगा और पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज करूँगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को देखता हूँ। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू फिर से डाल दूंगा। x की वैल्यू अगर डाली तो a²/4 हुआ कि नहीं हुआ। सीधे सीधे अगर कैलकुलेट किया तो यहाँ से मेरे पास जो रेशो आएगा वो 1:3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ये कट गया और 8 से ये 8 कट गया, तो 1/3 बच गया मेरे पास। 1/3 आया तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 2 जो दे रखा था मुझे उसमें 1:3
गिवन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब फॉर्मूला बेस्ड है, सब कंसेप्चुअल है। आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन पूरा बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला अपन। नेक्स्ट में फिर से आपको वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है पहले देखते हैं अपन। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब जैसे ही ये आया आपको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, वहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज होता है, कैसे वो दोनों वहाँ पर अपन क्या डायरेक्शन होती है डाइपोल की, सारी चीज़ें आपको जैसे ही आया तो 1 सेकंड से भी कम में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इज इनक्लोज्ड बाय एन क्लोज सरफेस। ठीक है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी 0। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जस्ट मैंने अभी बोला आपको, तो देखिए इसमें क्या दे दिया मुझे, ऑप्शन 3। देखो मैंने क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज क्वेश्चन सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज सरफेस इज 0। बोला कि नहीं, अगर वहां पर डाइपोल है, एक प्लस हो गया, क्यू इनक्लोज, देखिए ना क्यू इनक्लोज की वैल्यू जो लिखते हो वो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0। जैसे ही ये हो गया यहाँ से मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि मेरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा क्या लिखा है, नेट चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस इज 0। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ तो डाइपोल होने के लिए एक तो प्लस क्यू होना चाहिए और दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए। अगर ये हुआ तो टोटल क्यू इनक्लोज क्या हो गया, टोटल क्यू इनक्लोज की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को सीधे सीधे इसके एक्सप्लेनेशन दे दिया ये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो ये। देखिए ऑप्शन ए एंड आर ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। भाई अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स में सीधे सीधे लिखाया हुआ है कि डायामैग्नेटिक जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। समझे कि नहीं, अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे सब टीचर इसको लिखाते हैं। ये तो वो स्टेटमेंट है जिसको अगर मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊं और ये स्टेटमेंट नहीं लिखाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ए डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए मुझे क्या मिला, ऑप्शन 4। अब इसमें देखो, डायमैग्नेटिज्म डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा क्या हो गया, गलत। ठीक है, ऐसे दे रखा है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो कि मेरा गलत है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा गलत। दूसरा क्या दे रखा है, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल इंड्यूस्ड बी इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। देखो कैसे, ऑप्शन 4 क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है, जस्ट अपन ने एक्सप्लेन किया। दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो ये आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डायामैग्नेटिक, ये हर नोट्स में लिखाया जाता है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें आपको अगर यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स में पूरी साल चलता है। यूनिट एंड डायमेंशन वो चैप्टर है जो पूरी साल चलता है, और आप अगर पूरी साल में ये क्या होता है, शुरुआत में भी बताया जाता है। जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई जाती है तो शुरू में आपको एक्सप्लेन किया जाता है ये सारी की सारी चीज़ें। बट बच्चे फिर भी मान लो यहाँ समझ में नहीं आया, तो जब भी चैप्टर पढ़ाया जाता है वहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में डायमेंशंस लिखी जाती है, डायमेंशंस के साथ में यूनिट के साथ में डायमेंशंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो देखिए इसको समझते हैं अपन। पहला क्या दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा क्या दे रखा है, एंगुलर स्पीड। और तीसरा एंगुलर मोमेंटम। और चौथा क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक का अपन डायमेंशन लिखते हैं। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट एफ इक्वल टू के एक्स होता है कि नहीं होता, कि नंबर ऑफ टाइम्स पूरे मैकेनिक्स वाले पार्ट में ये लिखते हुए चलते हैं अपन। एफ इक्वल टू के एक्स होता है, एफ इक्वल टू के एक्स अगर लिखा तो के क्या हो गया मेरा, स्प्रिंग कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या हो गई, एफ बाई एम। अब एफ क्या है, एफ फोर्स। एफ इक्वल टू एम होता है कि नहीं होता, तो एम का क्या हो गया किलोग्राम और ए का क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड पर सेकंड स्क्वायर किया तो सेकंड की पावर -2 आ गया। ये समझ में आया होगा आपको। नीचे क्या हो गया, ये एक्स क्या है, लेंथ है, इसको मैं मीटर में लिख दूंगा। अब देखिए ये फाइनली मेरे पास क्या बचा, किलोग्राम सेकंड की पावर -2। अब देखो
यहाँ से क्या लिखूंगा, किलोग्राम का क्या हो गया, मैं किस फॉर्मेट में लिखता हूँ, MLT फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक है कि नहीं है। अब देखो किलोग्राम क्या हो गया मेरा m की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर L लेंथ है क्या, कुछ मीटर कुछ है क्या, वो नहीं है, तो ये क्या हो गया 0। T क्या है मेरे पास, टाइम की पावर -2 है, तो ये क्या हो गया -2, ठीक है। चलिए यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मेरा क्या दे रखा है, L की पावर 0, T की पावर -2, ठीक है। अब देखिए, अब अगला देखता हूँ मैं एंगुलर मोमेंट, एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T होता है कि नहीं होता। और अगर कुछ बच्चे ऐसे याद नहीं रखते इसको, कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं T इक्वल्स टू 2π/ω, ठीक है। अब तो याद आया होगा आपको, ठीक है। तो T इक्वल्स टू 2π/ω अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2π तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो ये T ही तो ऊपर चला जाएगा, तो T की पावर -1, तो T की पावर -1 लिख दूँ या फिर m0 L0 T की पावर -1 लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr होता है कि नहीं होता। यहाँ पर सीधे सीधे लिखो, m का क्या हो गया किलोग्राम, v क्या है वेलोसिटी, इसको क्या लिखूंगा मीटर पर सेकंड, तो ये लिख दिया मैंने मीटर पर सेकंड। और r क्या है रेडियस, तो रेडियस को क्या लिख दूंगा मीटर में लिख दूंगा। तो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1, यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख दूंगा mL² T की पावर -1। देखो मैं सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देखो ये वही चीज़ है जो मैं वहाँ बोल रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो किलोग्राम को क्या लिखा, यहाँ से लिख दिया m की पावर 1, मीटर को क्या लिख दिया L की पावर 2, और सेकंड को क्या लिख दिया T की पावर -1, ठीक है कि नहीं। देखो अगला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू mr² होता है, जैसे ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं ये सबसे पहले लिखाया जाता है एक डेरिवेशन के साथ में। उसमें देखो I इक्वल्स टू mr², m का क्या हो गया किलोग्राम और ये r का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से सीधे सीधे लिखोगे mL² T की पावर 0। समझ में आया आपको। चलिए तो इसके साथ में अगर अपन देखें तो ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन 4 क्या है, ए में 2, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन अभी। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, एन आइस क्यूब हैज ए बबल इनसाइड, ठीक है। व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड द अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ठीक है, देखो इसने क्या बोल रखा है, द अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मानी बात। व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट साइड द अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज ऑब्जर्व्ड एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पहले मैंने इधर से देखा तो मेरा 12 सेंटीमीटर आया, अब मैंने अगर इधर से देखा तो मेरा क्या आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द साइड ऑफ द क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस क्यूब, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू की वैल्यू आपको सीधी सीधी भाषा में पूछी हुई है। चलो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, स्मॉल बबल इज ट्रैप्ड इनसाइड क्यूब ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, मानी ये रहा वो, ठीक है। अब देखा इफ अपैरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 सेंटीमीटर, एक साइड से 12 है और एक साइड से 4 है मेरी, तो देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अपन लिखते हैं d' इक्वल टू μ2/μ1। यहाँ पर क्या लिख रखा है, मैंने सीधे सीधे लिखा है आपको अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, और ये क्या हो गया μ2/μ1 मेरा, ठीक है। अब देखो μ2 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है 1, जो कि मेरा क्या है, यहाँ μ2 क्या है मेरा एयर और μ1 क्या है मेरा ग्लास, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ग्लास के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मेरा μ1 की वैल्यू क्या हो गई μ। अब देखो वैल्यू डालूं मैं, वैल्यू मुझे दे रखी है 12/d1 इक्वल्स टू 1/μ। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन आ गई जो कि क्या है d1 की वैल्यू 12μ के बराबर है। अब दूसरे केस में अगर सेम वैल्यू, पहले मैंने क्या डाला है 12 डाला है, अब मैं क्या डाल दे रहा हूँ 4/d2 इक्वल्स टू 1/μ। यहाँ से मुझे क्या मिल गया d2 की वैल्यू 4μ के बराबर। और आपको सीधे सीधे दे रखा है, ये d1 मिल गया आपको और ये d2 मिल गया। अब आपको d1 और d2 की वैल्यू 24 के बराबर दे रखी है, सीधी इक्वेशन सॉल्व करना है। तो d1 और d2 की वैल्यू 24 मिल गई, यहाँ से d1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, d1 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 12μ और 4μ, मतलब 16μ की वैल्यू आपके 24 के बराबर है। तो देखो 16μ की वैल्यू 24 के बराबर है, तो μ की वैल्यू यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन से 3/2 आई कि नहीं आई, 3/2 मेरी वैल्यू मिल गई, जो कि मेरा ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो ठीक है। चलिए
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है सबसे पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो इसने क्या बोला है, द एम्पलीट्यूड ऑफ 15 साइन ओमेगा टी। तो देखो जब भी क्वेश्चन को आप पढ़े वहां पर जो डेटा आपको मिल जाए उसको कलेक्ट कर लो। तो सबसे पहले आपको मिल गया साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई, इज मॉड्यूलेटेड बाई 10 साइन 4 पाई टी, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 4 पाई मिल गई आपको, ठीक है। सिग्नल, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, तो ये निकालते हैं अपन। देखो भाई यहाँ पर अपन को जो गिवन डेटा है उसमें मुझे क्या मिल लिया, ओमेगा एम की वैल्यू क्या दे दी मुझे 4 पाई, ठीक है, और ओमेगा सी की वैल्यू क्या दे दी 1000 पाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इक्वल्स टू 4 पाई, और यहाँ से एफ एम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिल गई 2H। अब देखो ये 2HZ 2 हर्ट्ज मिल गई मुझे, ठीक है। अब ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ पे देखो, ओमेगा सी की वैल्यू ये मिल गई, यहाँ से मैं 2 पाई एफ अगर लिखूँ इसको 2 पाई एफ सी लिखूँ तो यहाँ से इसको काट दूंगा, काटने के बाद में मेरे को एफ सी की वैल्यू मिल गई 50 हर्ट्ज। अब देखो यहाँ से आप देखो मुझे फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछे तो रेंज में क्या हो गया, एफ सी माइनस एफ एम की वैल्यू 498, एफ सी की वैल्यू 500 हर्ट्ज और एफ सी प्लस एफ एम की वैल्यू हो गई 502 हर्ट्ज। तो अपना आंसर क्या हो गया फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या दे रखा है अपन को, फोर्थ ऑप्शन क्या है ए डी एंड ई। देखो 500 हर्ट्ज मिला हमको, डी की 498 और 502, ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं 12.5 EV इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेज हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड विल बी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अपन को निकालनी है। तो देखो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है ये, यहाँ से आपने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद में आपको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसको देखो 12.5 माइनस 13.6, 13.6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरा प्लस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 12.5 ये 13.6 इधर आ गया तो ये माइनस में वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और एन फाइनल की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी 3। और यहाँ से मेरा ट्रांजिशन 3 to 1 हो गया। यहाँ से सीधे सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो आपको 3 लाइन्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखो करेक्ट आंसर अपना हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर से अपन पढ़ते हैं। देखो ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x + 1/x, द वैल्यू ऑफ x। अपन को सीधी सीधी भाषा में निकाले तो ये फाइनल आंसर निकालना है, उसको अपन को इस टर्म में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिक आंसर अपन को चाहिए, न्यूमेरिक आंसर चाहिए तो आपको इस तरह से दे रखा है ताकि आपका जो आंसर मिले वहाँ x की वैल्यू आप सीधे सीधे डाल सको। देखो इस क्वेश्चन को अगर जैसे ही काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स की शुरुआत में ही इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाता है, टाइम ऑफ एसेंट निकाला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना सिखाया जाता है। ये एकदम काइनेमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन है जो शुरुआत में ही आपको सिखाया जाता है। किस तरह एक बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल कितने टाइम में नीचे आएगी, कितनी हाइट ट्रेवल करेगी, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u/g, ठीक है, 2u/g होता है। अब यहाँ से u की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 150 में डाल दूंगा, 150 मैंने डाला तो मेरे को 30 सेकंड मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पार्टिकल को यहाँ से फेंका, ये वापस यहाँ तक आने में इसको 30 सेकंड लगेगी। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे सबसे पहले ये देख लेना है कि यहाँ तक पार्टिकल पहुँचने में कितना टाइम लगा, ताकि मैं ये पता कर सकूँगा कि t = 3 सेकंड पर मेरा पार्टिकल कहाँ था, t = 5 सेकंड पर मेरा पार्टिकल कहाँ था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, जो भी मेरा पूरा टाइम लगा उसका आधा u/g। अगर आप फॉर्मूला लिखें तो टाइम ऑफ एसेंट का मैं फॉर्मूला लिखूंगा u/g, ठीक है। अब उससे आप वैल्यू निकालोगे तो 150/10 15 सेकंड आया, 15 सेकंड में मेरा पार्टिकल यहाँ पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सेकंड में यहाँ कहीं रहा होगा और 5 सेकंड में यहाँ कहीं रहा होगा, ऊपर तक तो पहुंचा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब अपन को रेशियो पूछ लिया तो रेशियो में अपन देखते हैं कि b1 मतलब पहले वाले से में कितना वैल्यू, ये पहले वाले में अपन को b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो b = u + at, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लिखते हैं b = u + at। इसका यूज किया हमने, b1 की वैल्यू लिखूंगा u + at1। अब u तो दोनों के लिए सेम है मेरा,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने b1 इक्वल टू 150 माइनस 10 इंटू 3। अब देखिए ये 10 माइनस का कैसे लिखा, अब देखो इस पे एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर ये g नीचे की तरफ लग रहा है तो इसकी वैल्यू -10 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं। तो देखो भाई मैंने वही किया है, इस a की a ही तो g है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है, तो ये a ही g है, तो जो कि मेरा नेगेटिव है तो मैं सीधे सीधे इसको लिखूंगा -10 इंटू 3। सेम नीचे वाले केस में लिखूंगा b इक्वल टू u प्लस a, ये a की वैल्यू क्या है -10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 120/100 मिल गया मेरे को। अब b1/v2 की वैल्यू अब सीधे सीधे काटो इसको, ये कितना हो गया 6/5, तो b1/v2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6/5। अब यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ऊपर जो रेशियो आपको पूछा है x प्लस 1 अपॉन समथिंग, देखो मुझे क्या पूछा है x प्लस 1 अपॉन x। अब x प्लस 1 अपॉन x पूछा है तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6/5। तो सीधे सीधे आपको पता चल गया कि भाई मेरे x की वैल्यू क्या है 5। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, एन NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, द कलेक्टर करंट चेंजेस फ्रॉम 5 मिली एम्पियर टू 16 मिली एम्पियर, ठीक है, फॉर द चेंज इन बेस करंट फ्रॉम 10 माइक्रो एम्पियर टू 100 माइक्रो एम्पियर टू 200 माइक्रो एम्पियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये भी मानी हमने बात। करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, करंट गेन का आपको फॉर्मूला पूछा है, करंट गेन की आपको वैल्यू पूछी है, तो सीधे सीधे करंट गेन का हमने फॉर्मूला आपको नोट्स में लिखाया हुआ है, अगर आप नोट्स देखें तो उसमें करंट गेन का फॉर्मूला ये होता है, देखो, और बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अब आई सी क्या है, कलेक्टर करंट, और आई बी क्या है, बेस करंट। तो सबसे पहले मैं डेल्टा आई सी की वैल्यू निकालूँ, जो मुझे गिवन डेटा है उसके दम पे अगर वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या हो जाएगा 16 - 5, तो 16 - 5 मेरा क्या आ गया 11 मिली एम्पियर, और यहाँ से डेल्टा आई बी की वैल्यू निकालूँ तो 200 - 100 मेरा क्या आ गया 100 माइक्रो एम्पियर। सीधे सीधे वैल्यू डालूंगा मैं, ये क्या हो गया 11 × 10⁻³ दूसरा क्या आ गया मेरा 100 × 10⁻⁻6। अब बेटा देख इसको 10⁻⁻6 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस क्या हो गया 10⁻+6। अब ये -3 और ये +6 कितना बच गया +3, तो ये क्या बच गया 11 × 10⁻+3 मतलब 11,000 अपॉन 100, ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो निपटा दिया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 110। देखो अपना ऑप्शन नंबर 1, देखो 110 आपको मिला कि नहीं। चलिए सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में, ठीक है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं अपन कि क्या क्या मेरे पास गिवन डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई मुझे किस तरह इसको अप्रोच करना है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में कोई बॉडी मेरी 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है, मानी बात। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, मानी बात, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 40, अरे ईजी है, देखो अगर 80 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट लगा, इसने बोला सराउंडिंग ये है, तो 60 डिग्री से 40 डिग्री में आने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखो बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में। अब सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं थीटा सी भी लिख देता हूँ, थीटा जो कि मैंने लिख रखा है, देखो थीटा नॉट की वैल्यू, ठीक है। टाइम टेकन टू कूल 60 टू 40 डिग्री, ये अपन को पूछा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपन को पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला ये होता है, देखो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू डालूं तो देखो डी थीटा बाई डी टी 20/5 किससे, पहले जो दे रखा है गिवन डेटा के हिसाब से, मेरा पहला गिवन डेटा क्या है ये, इसमें मैंने क्या लिखा 20/5, ये रेशियो कितना है 80 - 60। अब देखो मैं क्या लूंगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा यहाँ पर, किसकी, ये थीटा की वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यू दे रखी है आपको 80 और 60 डिवाइड बाई 2, 80 और 60 कितना हो गया 140 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, ये थीटा की वैल्यू 70 लिख दी, तो ये 20 कहाँ से आया 80 - 60, डी थीटा में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 20/dt टाइम कितना है 5 मिनट, 20/5 इक्वल्स टू b इंटू 70 - 20, समझ में आया आपको। चलो अब ये तो मेरा केस 1 हो गया। अब दूसरे केस में मुझे क्या दे रखा है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये डी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60/40 मतलब 20, ये मैंने 20 लिख दिया। अब टाइम मुझे पूछा है तो टाइम तो मुझे निकालना है, ठीक है। यहाँ से b इंटू
50 माइनस 20, 50 क्या आया, इन दोनों का रेशियो आएगा। 60 और 40 100 हो गया, 100/2 मतलब 50 मिल गया आपको। और ये थीटा सी तो आपको दे ही रखा है, थीटा नॉट, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो बी निपट जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो 25/3 मिनट। अब देखो बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही समझना है आपको। अगर 20/3 देखेंगे आप तो देखो आप ऑप्शंस देखेंगे, आपको 20/3 यहाँ दिख, वो 25/3 आपको दिख गया। आप जिन बच्चों ने इसको समझा नहीं कि ये सेकंड में पूछा हुआ है, वो खुश होकर तुरंत आंसर इसको दे देंगे। तो यहाँ पर अब देखो, बहुत लोगों ने आप में से गलती की होगी ये कि 25/3 मिला और आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि ऑप्शंस जो दे रखे हैं उन ऑप्शंस में सेकंड में भी दे रखा है। सिली मिस्टेक बहुत बहुत मेजर चीज़ होती है, इसको आपको आउट कर दिया, सिली मिस्टेक को आपको सिलेक्शन पा लिया हो आप, ठीक है। तो देखो आपको सेकंड में पूछा तो ये 60 से मल्टीप्लाई करके मेरा 500 सेकंड, तो इसका आंसर जो है वो मेरा 500 सेकंड आएगा, ना कि 25/3। यहाँ पर सेकंड नहीं है, ये सेकंड है, और अपन को आंसर आया था वो किस में आया था, मिनट में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो ये। चलिए पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट से ये दोनों एक्सेलरेट किए बाय 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसे ही ये आया आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखो बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अपन ने देखो, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में लिखाया जाता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी देखो ये रहा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मैंने ये लिख दिया q इंटू बी। सीधे सीधे आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि अल्फा पार्टिकल का मास जो है, ये देने आपको याद होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का मास आपको जो 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का मास m है, इसका 4 वोल्ट दे रखा है, इसका 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू अगर आप डालो तो देखो लैम्बडा पी की वैल्यू 2m q इंटू 2b, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर प्रोटॉन के पी के बारे में मैं बात करूं तो 2 वोल्ट डाल दी मैंने, m की वैल्यू क्या दे दी, सिर्फ m रखा मैंने। दूसरे वाले केस में देखो, ये तो p के लिए हो गया, अल्फा के लिए अगर मैं देखूं, अल्फा के लिए नीचे वाला केस हो गया। अगर इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर रेशियो लिख दिया सीधे सीधे। अगर मैं रेशियो लिखूँ तो ये डिवाइड में जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से h अपॉन ये आया है तो ये अपॉन h हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखो मैंने अल्फा के लिए क्या लिख दिया, 4m, देखो अल्फा के लिए क्या था 4m, और वोल्ट बी की वैल्यू क्या थी 4v, तो बी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी 4v। जो भी गिवन डेटा है आपको फॉर्मूले में बस डालना है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, s से s निपट गया, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के बाद में लैम्बडा पी और लैम्बडा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रेशियो है ये क्या है 4/1, ठीक है कि नहीं। तो रेशियो मेरा क्या आ गया 4:1। आपको समझ में आया हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज फिर से बोल दे रहा हूं, देखो ये लैम्बडा अल्फा लिख दिया हमने, सीधे सीधे बोल दे रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई तोप क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप मेंस लिख रहे हो, एडवांस में अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं सबसे पहले, जैसा अपन अब तक क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। देखो ए ट्रक एंड कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आर ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे ले आए बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेज, बोथ कम्स टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस। समझते हैं, ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक्स टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन अनचेंज्ड। देखो इसको, इस स्टेटमेंट में अगर ये स्टेटमेंट क्लास के अंदर आपको लिखाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है वो बताता हूँ आपको। जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं जनरेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे जनरेट करते हैं, एक्सेलरेशन जनरेट करते हैं, एक तो आप मैग्नीट्यूड बदल दो, किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दो तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। फिर अपन कहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दो तो भी हो जाता है, और डायरेक्शन बदल दो तो भी हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज कर दे रहे हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सीधे सीधे अगर वो वेक्टर है तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, टुवर्ड्स नॉर्थ, उसकी डायरेक्शन बदल दे रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन तो पिक्चर में आ ही जाएगा। तो देखो ऑप्शन 1 पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। देखो मोस्ट द स्पीड रिमेन अनचेंज्ड, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको स्पीड क्या दे रखी है 80 किलोमीटर और ये आपको मेंटेन रखनी है बाय ए बस ऑफ मास 500 किलोग्राम, ठीक है, आपको मास की वैल्यू दे रखी है 500 किलोग्राम ऑन ए प्लेन रफ रोड फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस विल बी, वर्क डन निकालना है आपको। वर्क डन आप सबसे पहले क्या निकाल लो, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स की वैल्यू निकाल लिए तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी कि नहीं। देखो अपन ने क्या लिखा, स्पीड दे रखी है मुझे 80 किलोमीटर पर आवर, m की वैल्यू दे रखी है 500 किलोग्राम, ठीक है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड 4 किलोमीटर। अब म्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.04, सीधे सीधे वैल्यू डालो आप। f की वैल्यू म्यू mg के बराबर होगी कि नहीं होगी। f की वैल्यू अगर म्यू mg हुआ तो सीधे सीधे वैल्यू डालो। म्यू की वैल्यू 0.04 दे रखी है, m की वैल्यू 500 और g तो क्या लिखूंगा मैं, g की वैल्यू 10 लिखूंगा। अगर कुछ लोग इसको 9.8 लिख दिए तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन अपन ऑलमोस्ट वो आंसर सेम ही लिखते हैं। तो यहाँ से वर्क डन क्या लिख दूंगा, ये 200 न्यूटन हो गया, तो फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है, तो यहाँ से सीधे सीधे लिखूंगा 8000 किलो जूल, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो 8000 यहाँ पर लिख दोगे आप 8000, ये 8000 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखो फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, ठीक है, विच विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। समहाउ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 mm पर सेकेंड, ठीक है, ये भी बात मानी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एट एन इंस्टेंट when the radius of the loop is 2 cm, बिल्कुल r की वैल्यू 2 cm दे रखी है और आपको पूछा क्या है, the magnitude of induced EMF, ठीक है। देखो b की वैल्यू 0.40 दे रखी है, रेट जो दे रखी है आपको r की, चेंज इन r में जो चेंज है वो क्या वैल्यू दे रखी है आपको 1 mm पर सेकेंड। e इंड्यूस्ड की वैल्यू आपको निकालनी है, r की वैल्यू 2 cm। अब देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a होता है कि नहीं होता। अब a क्या है यहाँ पर, एरिया। अब एरिया की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर, तो b इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो आपको क्या लिखना है कि E क्या होता है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2-3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए और उनका एप्लीकेशन आपको किस तरह उसमें, बाकी तो वैल्यू डालनी है बस। तो देखो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, देखो अब जिन लोगों को पता है x टू द पावर n अपन क्या यूज करते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 2r का क्या हो, r स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने, b पाई 2r dr बाई डी टी। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, dr बाई डी टी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं इसके t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे e वैल्यू मिल जाएगी मुझे 0.4 पाए, ये तो यहाँ से मिल गई मुझे 4 इंटू 10⁻⁻2 मिली। अब देखो 4 इंटू 10⁻⁻2 कैसे लिखा मैंने, यहाँ से देखो ये वैल्यू मुझे गिवन है, फाइनली ये 10⁻³ मेरा आ गया। यहाँ से E इंड्यूस की वैल्यू लिख दूंगा 16 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब सोचो 10⁻⁻6 कैसे लिख दिया मैंने, ये 0.4 को हटाऊंगा, 0.4 हटाऊंगा, एक और पावर आ जाएगी -1 लिखूंगा, -3 -2 -5 और -1 -6 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से लिख दिया मैंने 16 पाई इंटू 10⁻⁻6। अगर 16 पाई की वैल्यू अगर मैं लिखूँ 3.14, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 3, तो 49 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि अप्रॉक्स मेरा 50 माइक्रोवोल्ट के करीब आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा, सिर्फ ये क्वेश्चन में सिर्फ कुछ भी नहीं है, इसको देख के बच्चों को लगता है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें या नहीं करें। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा गिवन है, उस डेटा को आपको यूज करना है। देखो द एनर्जी क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो क्यू के लिए अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या लिखूं, डेल्टा एम इंटू क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये क्या लिख दिया मेरा क्यू, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू डालूं मैं तो ये सम लिखूंगा मैं। देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, ये और ये तीनों वैल्यू दे रखी है मुझे। तो देखो तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, एक्चुअली में अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो कैसे हो जाएगा, एम यू माइनस एम टी एच प्लस एम हीलियम, ये इस तरह से इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मास डाल दे रहा हूँ सबका।
अब इसका मास मैंने ले लिया ये वाला और इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल तीनों मिलके मुझे ये आंसर दे देंगे, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा मुझे क्या दे दिया 0.00456, अगर आप ये पीछे वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो, ठीक है। इसके बाद में मुझे सी की वैल्यू दे रखी है, ये आ गई 931.5। अगर मैं पूरी वैल्यू डालूँ तो मेरा फाइनल आंसर 4.25 MeV जो कि मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैच करके देखते हैं एक बार। हाँ, ऑप्शन तो है ही नहीं है इसमें, सीधे सीधे आपको फाइनल वैल्यू डालनी है जो कि मेरी 4.25 आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या दे रखा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ठीक है, ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट, ठीक है। हर एक पे चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, ठीक है। अगर उस इन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, देन पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, आपको जैसे ही पोटेंशियल लिखा आया आपको KQ/R तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो देखो यहां से मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R और Q डैश जो नया Q है मेरा वो क्या दे रखा है 64 टाइम्स है, ठीक है। तो Q का 64 इंटू Q लिख दिया मैंने। अब मेरे को एक बात समझ में आई, जैसा अपन ने क्वेश्चन पहले किया था उसमें क्या किया था, लेंथ को मतलब छोटा कर दिया था लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहा। एट द सेम वे इसमें भी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि जो भी मटेरियल है मेरा उसको तोड़ दे रहा हूं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूं, समझ में आई बात। तो इसमें सीधे सीधे क्या बोल दूंगा कि मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब वॉल्यूम सीधे सीधे लिख दूंगा 4/3 πr3। अब यहाँ पर ये वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ पर 64 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे Q की वैल्यू क्या हो गई 64 टाइम्स लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे 4/3 πr3, यहाँ से मुझे R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये 64 टाइम्स से वॉल्यूम में लिखूंगा तो ये एक का, तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब नया वाला पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, तो नया वाले में Q की वैल्यू 64 क्यों लिख दी मैंने। अभी R की वैल्यू क्या लिखूंगा 4R, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 से 64 कट गया 16 टाइम्स, 16 मिला मुझे 16 KQ/R मेरे पास क्या आ गया नया वाला पोटेंशियल, ठीक है। तो V डैश की वैल्यू क्या आ गई 16 वोल्ट। अब एंड V इक्वल्स टू KQ/R, ठीक है, ये गिवन है मुझे। अब सीधी सीधी मैं वैल्यूज डाल दूं। अब देखो एक बात बताओ, KQ/R क्या है मेरा, KQ/R क्या है मेरा V, KQ/R V वैल्यू है, तो इसको सीधे सीधे मैं अगर V डाल दूं तो 16 ये इंटू V KQ/R की वैल्यू जो कि क्या है मेरे पास 10 मिलीवोल्ट, तो 16 इंटू 10 इंटू 10⁻³ देखो दोबारा बोलता हूं मैं आपको, मैंने क्या लिखा है ये 16 KQ/R, तो ये KQ/R क्या है V जो कि मेरा इनिशियली था। ये V की वैल्यू मुझे दे रखी है, देखो V की वैल्यू दे रखी है 10 मिलीवोल्ट। अब मैं क्या लिखूंगा B डैश लिखूंगा, वो 16 टाइम्स इंटू V है और उस V की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 इंटू 10⁻³ मिली लिखा ना, तो 10⁻³ आ जाएगा। फाइनली क्या हो गया यहाँ पर अगर 10 ये 160 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को अगर इसमें इन करता हूँ मतलब 10⁻³ से डिवाइड करता हूँ तो फाइनली क्या हो गया 0.16 वोल्ट। अगर मिली वोल्ट में मुझे आंसर देना है, जो कि अगर वहाँ पर मिली वोल्ट में लिखा है तो आप मिली वोल्ट में आंसर दो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर रोलिंग spherical cell the ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy is x/5, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और टोटल काइनेटिक एनर्जी का तो ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो और सीधे सीधे पूछे क्या x/5, आपको जो भी आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू आपको बता देनी है। देखो आपको क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा हाफ I ω² लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, हाफ I ω²। और इसमें दे क्या रखा है, देखो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के लिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 mr², ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आप डालते हो तो यहाँ पे देखूंगा मैं 2 2 2 2 कट गया तो ये हो गया 1/5 mr², ठीक है। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करूँ ये 5 नहीं है 3 है, 2/3 mr²। अब यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1/3 mr² इंटू ओमेगा को क्या लिख दूंगा ओमेगा इक्वल्स टू b/r, तो यहाँ से लिखूंगा ω² लिखा है ना तो b²/r। अब देखो mb²/r ये काइनेटिक एनर्जी हुई कि नहीं हुई, चलो देखते हैं इसको 1/3 mb²। देखो
आर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये 1/3 mv² बचा कि नहीं बचा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गई मेरे पास, ये टोटल लिखूंगा तो ये हाफ mv² प्लस mv²/3। अब टोटल लिखा तो यहाँ पे हो गया ये अगर 6 एलसीएम ले लूँ तो 5/6 mv² मिल गया तुमको। अब रोटेशनल अपॉन टोटल लिखा तो रोटेशनल की वैल्यू क्या मिली मुझे 1/3 mv² और टोटल की वैल्यू क्या मिली 5/6 mv²। अगर mv² से mv² कट गया तो मेरे पास बचा क्या 3 से ये 6 कट गया 2 टाइम्स, तो ये बचा 2/5, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब ऐसे क्वेश्चन का अगर मान लो आपका आंसर थोड़ा गलत आ गया, तो आपको गलत आया या सही आया आपको फिल करना है नहीं करना उसको देखने का तरीका है। आपके फाइनली 5 आ गया, देखो आपके ऑप्शन में ऑलरेडी उसने 5 दे रखा है, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि मेरा जो आंसर आया उसमें 5 इंक्लूडेड है या नहीं है। मेरे आंसर में अगर 5 इंक्लूडेड है तो मैंने लगभग सही किया है, तो बस ऊपर का डेटा आप डाल दो वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स में ऐसा क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन कराए जाते हैं ऐसे, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं आपके पास ऐसे। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख लिया आपने f की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर और दोनों की f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। मेरा डायग्राम बना लिया मैंने, इसमें f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ठीक है, विद ए सेपरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में 60 सेंटीमीटर की आपको मतलब गैप दे रखा है, ठीक है, बिटवीन देम, ठीक है। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज एट फ्रॉम द फर्स्ट लेंथ, मतलब आपको जो फाइनल इमेज आएगी उसकी लेंथ आपको मेरे फर्स्ट वाले मिरर से कितनी दूर है वो ये बताना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलो देखो अब पहले वाले लेंस के बारे में मैं बात करूं, तो मेरे को क्या मिल गया, ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो इसके लिए u की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई। u की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी हुई तो मेरी b1 की वैल्यू 1/∞ 0 हो जाएगा। b1 की वैल्यू मेरी 20 सेंटीमीटर आई कि नहीं आई, जो f की वैल्यू मेरे पास थी, ये मुझे v1 की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड वाले लेंस के लिए देखता हूँ, अब ये 20 पे बनी, इसका मतलब क्या v1 पॉजिटिव आया है ना, तो v1 पॉजिटिव तो मेरा इस डायरेक्शन में इमेज बनेगा, इसका i1 मेरा 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बन गया। अब इसके लिए अगला मेरा इस मिरर को यूज करूंगा। अब सेकंड लेंस को अगर मैं यूज करूंगा तो सेकंड लेंस के लिए वही लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 1/b2 माइनस 1/u2। अब u2 की वैल्यू डालूंगा, u2 क्या हो गया, आप देखो यहाँ ये 60 दे रखा है मुझे, इसमें से 20 ये चला गया तो मेरे पास ये कितना बचा, ये 40 बचा कि नहीं बचा। अब u की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40, तो देखो यहाँ पर u की वैल्यू मैंने क्या लिख दी -40, क्योंकि वो इस साइड में था और यहाँ पर वो नेगेटिव होगा ये वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू डालूँ अगर मैं तो ये क्या चला गया पॉजिटिव आ गया, तो इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव आ गया, और ये फाइनल आंसर जो आएगा 1/20 माइनस 1/40 जो कि b2 की वैल्यू दे देगा मुझे। अगर ये 1/b2 है तो 1/b2 मिल जाएगा, 1/b2 मिलेगा मुझे 1/40, और b2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40 सेंटीमीटर। अब देखो 40 सेंटीमीटर पे मेरी दूसरी इमेज बन गई। अब मुझे पूछा क्या था कि मेरी फाइनल इमेज पहले वाले मिरर से कितनी दूर है, तो सबसे पहले देखता हूं मैं, ये मुझे 60 गिवन है, ये 60 मुझे गिवन है और 40 ये, तो 100 आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कंपास नीडल ऑस्किलेट्स 20 टाइम्स पर मिनट। इंपॉर्टेंट ये है, इसमें दे रखा है 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, एट ए प्लेस वेयर द डिप इज 30 डिग्री। मानी बात, डिप की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। 30 टाइम्स पर मिनट वेयर द डिप इज 60 डिग्री, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ एट 2 प्लेसेस रिस्पेक्टिवली इज दिस। अब ये x की वैल्यू निकाल देनी है आपको। चलो देखते हैं। अब देखो पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, ये पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है 1/b हॉरिजॉन्टल। अगर v हॉरिजॉन्टल लिखा तो ये जो अपन कैलकुलेट करते हैं इसको, तो अगर आप नोट्स देखेंगे तो b h की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं b cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले में होता है। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, यही तो पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है। पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड, तो t की वैल्यू मेरे पास ये b हॉरिजॉन्टल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे ये लिख दूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब मैं यहाँ से अगर इस तरह से दे रखा है तो T1/T2 लिखूं तो मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, T1/T2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा
b2 बाई b1, यहाँ से मैंने लिखा t1 बाई t2 इक्वल टू b2 कॉस थीटा 2 बाई b1 कॉस थीटा 1। सारी की सारी वैल्यू आपको गिवन है। t1 बाई t2, अब देखो ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या दे रखा है, पर मिनट, इसकी वजह से मैं 60/20 यूज कर रहा हूँ और 60/30 यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो वैल्यू डाल दूँ मैं, b2 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है डिप, और b कॉस थीटा 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। अब सीधे सीधे ये कैलकुलेट करा तो मेरे को क्या मिलेगा, 3/2 ये मिल गया, 3/2 इक्वल टू b2/√3। कॉस 30 की वैल्यू लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू लिखा तो जो कि साइन 30 की होती है 1/2, और कॉस 30 की लिखा तो √3/2। यहाँ से √3/2 लिखा, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर b2/√3 v1 मिल गया मुझे। अब इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये कितना हो गया 9/4 इक्वल टू b2/√3 v1, जो कि मेरा ये आया। अब यहाँ से b1/b2 निकालूंगा तो √3 उधर चला जाएगा, यहाँ से 4/9√3। अब देखो आपका अगर ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन में ऊपर की साइड 4 है और नीचे रूट में समथिंग है, तो आपको कुछ लोग इसको रूट में सोचते हैं कि क्या लिखे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x पूछा है आपको, ना कि पूरी वैल्यू, ठीक है। देखो 4/समथिंग, रूट के अंदर समथिंग, तो ये समथिंग की वैल्यू पूछी है आपको, ना कि पूरी वैल्यू। कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं यहाँ और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को क्या क्या गिवन है, पहले वो डेटा अपन पढ़ लेते हैं। फॉर ए सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहली 3 दे रखी है 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, देखो ऑड हार्मोनिक दे रखा है आपको, फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू दे रखी है 405 एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324। द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप आपको पूछा है। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में पूछी है, तो अपन को फिफ्थ हार्मोनिक दे रखा है तो NB/4L हो जाएगा। तो ऑड हार्मोनिक दे रखा है, ये क्या लिख दिया मैंने 5B/4L, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 405। अगर आप इसमें वैल्यूज डालते हैं, V की वैल्यू आपको 324 दे रखी है और यहाँ से L निकालूंगा, L इधर चला जाएगा, 405 मेरा इधर आ जाएगा, तो L की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1 मीटर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.25 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोइंग थ्रू द कॉनिकल सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट इट्स एंड आर, ठीक है। 2 एरिया दे रखे हैं, इसका मतलब अपन को कुछ तो ऐसा करना है, आपको याद आ जाना चाहिए इतने से ही। एंड प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 3, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन थ्रू द पाइप इज, ठीक है, ये दे रखी है। द वैल्यू ऑफ x, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन थ्रू दैट पाइप। देखो सबसे पहले अपन को कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी है। देखो मैंने जैसे ही आपको शुरू में बोला, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको ऐसा कुछ डायग्राम याद हो जाना, दिख जाना चाहिए, ऐसा कुछ डायग्राम। फिर आपको नोट्स याद होना चाहिए कि नोट्स में ऐसा कुछ डायग्राम बर्नौली इक्वेशन में आपको बनाया हुआ है। बर्नौली इक्वेशन में ये डायग्राम बनाया है, तो इससे सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड है। अब बर्नौली इक्वेशन में अपन को V1 की वैल्यू चाहिए होती है, तो V1 की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब अपने पास यहाँ से V1 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। V1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, A2/A1 इंटू B2, जिसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। इक्वेशन 1 बोल के इसको क्यों, क्योंकि इसको बाद में मैं यूज करूंगा किसमें, बर्नौली इक्वेशन में। अब देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब आप देखो इसमें यहाँ पर P1 माइनस P2 लिखूँ, इस P2 को इधर ले आऊँ, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब देखो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो दोनों में कॉमन है, तो हाफ रो को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। देखो डेल्टा P, अब देखो P2 माइनस ये P1 माइनस P2 को मैंने डेल्टा P बोल दिया, डेल्टा P इक्वल टू हाफ रो B2 का स्क्वायर। अब देखो ये V1 जो आया था इसको मैं यहाँ यूज करूंगा। V1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, A2/A1 इंटू B2, तो स्क्वायर लिखूंगा तो A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ गया, हाफ रो। अब इसमें से मैं V2 और कॉमन ले सकता हूँ, अब तो V2 मेरा कॉमन दिख सकता है मुझे। जैसे ही V2 कॉमन दिखा मैंने V2 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिल गया, हाफ रो B2 स्क्वायर 1 माइनस A2/A1 का स्क्वायर। अब देखो A2 और A1 आपको यहाँ गिवन है, देखो A2 ये और A1 ये, सारा के सारा डेटा आपको गिवन है, वैल्यू डालनी है। अब A2/A1 की वैल्यू क्या मिल गई, 5/10, ठीक है, इसका स्क्वायर।
अब यहाँ से लिखूंगा तो ये क्या लिख दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 इंटू b2 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको रो की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, सीधे सीधे डेल्टा पी की वैल्यू में आपको दे रखी है, सीधे सीधे वैल्यूज डालोगे आप, वैल्यूज डालोगे क्या 1.25 × 10⁻³ ये 1 - 1/4 क्या हो गया 4 - 1 3/4, 3/4 b2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख दूंगा इसको ये 3/8 तो ये 8 × 10⁻²मीटर पर सेकंड b2 की वैल्यू मिल गई आपको। इस b2 की वैल्यू निकाल लूंगा, रूट में आएगी, फाइनली मुझे मिल जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा डिस्चार्ज रेट क्या हो जाएगी A2 B2। देखो यहाँ से A1 B1 फाइनल जो आया वो मुझे चाहिए क्या A2 B2, रेट मिली मुझे A2 और अब मेरे पास वैल्यू मिल गई B2 की वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मुझे गिवन है वहाँ पर, तो A2 ये लिख दिया मैंने और B2 ये लिख दिया मैंने। फाइनली जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ गया 4 × 10⁻⁻5। अब देखो इसको अपन ऑप्शंस में देखते हैं, ये दे रखा है 10⁻⁻5। जैसे ही आपका 10⁻⁻5 आया आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई साहब अपना आंसर एकदम सही है, मतलब 99% आपके चांसेज है कि आपने एकदम सही निकाला है, अनलेस कि आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर, ठीक है। दो अलग अलग टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। ऐसा कि ऐसा ही इस तरह का क्वेश्चन अपन ने किया था एक, जिसमें कुछ डेटा दे रखा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे किया तो फाइनल क्या होगा, वही की वही हमको करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं I0 R0 इक्वल टू I100 R100। देखो सीधे सीधे मुझे दे रखा है, ये क्या दे रखा है 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस पे मुझे दे रखा है, तो मैंने क्या लिख दिया I0 R0 इक्वल टू I100 × R100। अब यहाँ से मुझे I0 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, देखो I0 की वैल्यू दे रखी है मुझे यहाँ पर 2 एम्पियर और 1.2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर दे रखी है, 1.2 एम्पियर 100 डिग्री पे, तो ये क्या लिख दिया मैंने 2R0 इक्वल टू I0 की I100 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.2, R0 1। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू I0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है कि नहीं है, I इक्वल टू I0 1 + अल्फा डेल्टा टी, तो ये क्या हो गया ये डेल्टा टी। अब डेल्टा टी देखो भाई, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई 100 - 0, 100 - 0 मुझे 100 डिग्री आ जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा डेल्टा टी की वैल्यू मिल गई मुझे। तो डेल्टा टी क्या लिख दिया मैंने 100 × अल्फा, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 हो गई मेरे पास। अब देखो 1 + 100 अल्फा इक्वल टू 5/3, ये फाइनल मुझे अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लूंगा, यहाँ से 50 अल्फा इक्वल टू 1/3। अब देखो मैंने 50 अल्फा ही छोड़ दिया, 50 अल्फा छोड़ दिया। ये मैंने क्वेश्चन करने के बाद मुझे आइडिया लग गया कि यार 50 अल्फा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बाद में मैं काम में ले लूंगा, क्योंकि बाद में 1 + अल्फा डेल्टा टी लूंगा ना। तो दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में 50 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब डेल्टा टी की वैल्यू मेरी 50 आनी ही है, तो क्यों ना मैं 50 अल्फा की वैल्यू पहले से ही काम में ले लूँ, ये बचाता है आपका टाइम, ठीक है। देखो 50 अल्फा की वैल्यू मेरे पास मिली। अब मैंने 0 I0 R0 लिखा था ना, I0 R0 ऐसे के ऐसे ही अब 50 पे लिख रहा हूँ, तो I50 R50 ये वैल्यू किसकी हो गई I0 R0 के बराबर। यहाँ से लिख दिया I50 की वैल्यू लिखूंगा I0 R0 R50। R50 को क्या लिख दूंगा R इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, तो ये क्या लिख दिया R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू अभी जस्ट देखिए अपन ने 50 आया, यहाँ से 50 अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास ये आई सीधे सीधे डाल दो, यहाँ से क्या आ गया ये R0 से ये कट जाएगा, ये R0 से R0 निपट गया, फिर बचा क्या तुम्हारे पास 2/1 + 50 अल्फा। 50 अल्फा की वैल्यू 1/3, तो क्या लिखोगे 2/1 + 1/3, ये क्या हो गया 3 1 3 और एक 4/3, 4/3 ये क्या लिख दूंगा 2/4/3, तो ये कितना हो गया 6/4, 6/4 मतलब 3/2 और 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 एम्पियर आ गया। अब आपको पूछा किस में मिली एम्पियर में, अगर मिली एम्पियर में पूछा है, देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, मिली एम्पियर 10⁻² मिली एम्पियर ना, तो अपने पास आंसर तो आया ये। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार अपने पास तो ये आया है, इसको मिली एम्पियर में पूछा है अपन को, तो मिली एम्पियर में लिखना है तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ पे अपना पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो और सारे क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए गए हैं। चलिए थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए,
क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।